हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान के अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सजीव विशेषताएं एवं आवास, इसको हम लोग अंग्रेजी में द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स बोलते हैं। तो इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है कि सजीव जो होते हैं क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है और वो कहाँ रहते हैं, माने उनका आवास कहाँ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। सैर का मतलब होता है कि घूमने के लिए गए, ठीक है। ऐसी ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश गए। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। गंगा नदी देखने गए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया। पर्वतारोहण का मतलब होता है कि जब हम पर्वतों पर चढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पर्वतारोहण बोलते हैं। जहाँ बहुत ठंड थी, इन पर्वतों पर अनेक ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्रों में के वृक्षों से बहुत भिन्न थे। बहुत भिन्न का मतलब हो गया कि अलग थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की। कहाँ की? राजस्थान की यात्रा की। एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा किए। अंत में वे पुरी गए। पुरी जो है कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और उन्होंने समुद्र तट की सैर की। सैर का मतलब होता है कि घूमना। और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंड थे, कुछ बहुत उष्ण थे एवं शुष्क तथा कुछ आर्द्र थे। परंतु इन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हो। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख से में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। अब हम सजीव एवं उनका परिवेश, कि सजीव जो होते हैं वे उनका परिवेश क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? मरुस्थल में ऊंट। मरुस्थल में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो ऊंट। पर्वत पर बकरी या याक थे। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। मछुआरे जो मछलियों को पकड़ते हैं उन्हें मछुआरे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फिशरमैन भी बोलते हैं। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधे की प्रजातियों से भिन्न थे। प्रजातियों का मतलब होता है कि जब हम पौधे के अनेक अनेक प्रकार के देखते हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रजातियां की होती है। उन्हें अलग अलग जातियों की पौधे होती हैं, उन्हें प्रजातियां बोला जाता है। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? परिवेश का मतलब हो गया कि जहाँ रहने का स्थान हो वो अलग अलग होते हैं, वो एक क्या है? परिवेश कहलाते हैं। क्रियाकलाप अब वन को हम लोग देखते हैं। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 6.1 के कॉलम 1 में लिखिए।
दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधे के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 6.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापकों से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई हो। इन सारणी के प्रत्येक कॉलम में अत्यधिक छोटी बड़ी वस्तुओं एवं जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 3 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्र के जल में लवण घुले होते हैं। समुद्र के जल में क्या लवण घुले होते हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरे करेंगे सारणी 6.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। 6.2 में आवास एवं अनुकूलन है। हमारा क्या है? आवास एवं अनुकूलन। आवास वो होते हैं जहाँ जीव जंतु या कोई भी आदमी रहता है, वो क्या कहलाता है? आवास। अनुकूलन का मतलब होता है कि वैसी स्थिति जो हमारे रहने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, वो क्या हो गया? अनुकूलन उसे बोलते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 6.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। समुद्र में जो जंतु और पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार के जल में रहते हैं? तो लवणीय जल में। उसे खारा पानी भी बोलते हैं। श्वसन के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए समुद्र में जो जीव जंतु या पौधे होते हैं वो श्वसन के लिए जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल का मतलब होता है मरी हुई भूमि जो रेत की जैसी हो। यहाँ पर जहाँ पर पौधे अलग तरह के उगते हैं जैसे कैक्टस, नागफनी, इस प्रकार के पौधे उगते हैं, वो मरी हुई भूमि रहती है। जहाँ बारिश कम होता है 200 सेंटीमीटर से। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। समुद्र तथा मरुस्थल क्या है? अलग अलग प्रकार के परिवेश हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र जो है कि जिसमें जल ही रहता है और मरुस्थल में रेत ही रहता है, तो दोनों जगह के जीव जो होंगे उनके अलग परिवेश होंगे। ठीक है। और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतु ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर जो क्या होता है, रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर में जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 6.3 में दर्शाया गया है। जैसे 6.3 में विभिन्न प्रकार की मछली को दिखाया गया है, परंतु
इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है। सभी मछली का शरीर किस प्रकार का होता है? तो धारा रेखीय होता है। जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। धारा रेखीय शरीर होता है जो क्या करती है? जल के अंदर उन्हें विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ठीक है, ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में सहायता करते हैं। सुगम का मतलब होता है कि आसानी से गति करने में उन्हें सहायता करते हैं। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछलियों के पंख एवं पूंछ चपटी होती है। मछलियों के पंख एवं पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। मछली की संरचनाएं जल में रहने में सहायक होती है और ऊंट की संरचनाएं जो होती है कि ऊंट को मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। अब हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हैं। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। सभी किस्मों में कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें परिवेश में रहने योग्य बनाती है जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट रचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा तो 2 चीज़ों को देखा है उदाहरण में, मछली और ऊँट। मछली जो है कि जल में रहने के लिए अनुकूलन है, जबकि ऊँट को हम लोग ने देखा है कि वो मरुस्थलीय जगहों पर रहने के लिए अनुकूलित है। किसी सजीव का वह स्थान जहाँ वह रहता है उसे आवास बोलते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करते रहता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान। आवास का अर्थ क्या है? वास स्थान। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं को आवास के क्या बोलते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। क्या क्या है? तो वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं वो जलीय आवास कहलाते हैं। जो जल में रहेंगे वो क्या कहलाते हैं? जलीय आवास कहलाते हैं। जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, ये सभी क्या हैं? तो जलीय आवास के उदाहरण हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं होती हैं। यहाँ पर विषमताएं का मतलब होता है कि भिन्नता माने अलग अलग तरह के होते हैं, उसे ही विषमताएं कहते हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक के उदाहरण हैं। जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल
जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं, जो निर्जीव हो जिसमें जीव न हो, आवास के क्या हैं, अजैव घटक हैं। जैव घटक में क्या आते हैं, तो जीव जंतु पौधे आते हैं। अजैव घटक में क्या आ जाएंगे, तो चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या हो जाएंगे, अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी क्या है, परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरन से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 2 को देखते हैं। अध्याय 4 में किए गए क्रियाकलाप 7 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में चने और मक्का के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। जब कोई बीज को हम लोग डालते हैं मिट्टी में, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, अंकुरित होती है या अंकुर निकल आता है, जिसे क्या कहते हैं, अंकुरित कहा जाते हैं। यह जो होते हैं बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों को एक ढेर को अलग रख दे तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दे। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटे। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को अंधेरे वाले क्षेत्र में रख दें। एक भाग को क्या करना है, तो एक भाग को हम लोगों को क्या करना है, तो धूप वाले जगह में रख देना है, और एक दूसरे भाग को क्या करना है, अंधेरे वाले क्षेत्र में, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप न जाती हो। अंतिम भाग को क्या करना है, बहुत ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर। उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरन की दर में कमी या कोई भी अंकुरन नहीं देखते हैं। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है ये, तो वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। सजीव क्या होते हैं, तो बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है, ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। यहाँ क्या काम आता है, अनुकूलन काम आता है, क्योंकि जीव होते हैं या सजीव होते हैं वो अपने आप को बहुत ठंडे एवं बहुत उष्ण परिवेश के रहने लायक अपने आप को ढाल लेते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। अनुकूलन जो होता है कि अल्पकाल में, कम समय में नहीं होता। अनुकूलन के लिए एक समय लगता है, एक पीरियड होता है जो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। जो इस प्रकार अपने आप को उस अनुकूलन के लायक नहीं ढाल पाते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों
इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। अब हम 6.3 विभिन्न आवासों की यात्रा करते हैं। कुछ स्थलीय आवास। पहला हमारा क्या है? मरुस्थल। पहला क्या हो गया? मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाला कुछ सामान्य पौधे को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? क्रियाकलाप 3 को हम लोग देखते हैं। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधे के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 4 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। क्या आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करती है। क्या करती है मरुस्थलीय पौधे? तो वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत ही कम मात्रा निष्कासित करती है, मतलब छोड़ती है। निष्कासित का मतलब हो गया छोड़ना। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। मरुस्थलीय पौधे में क्या होंगे? पत्तियां जो होगी या तो नहीं होगी या बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। कुछ पौधों में पत्तियां क्या करती है? कांटों का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाला जल ह्रास में कमी आती है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। नागफनी में पत्ती को जिस संरचना को हम देखते हैं वो वास्तव में क्या है? तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। पौधे में क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? नागफनी में, तो तना में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी को बहुत गहराई तक चली जाती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं? जड़ जो होते हैं जल अवशोषण के लिए मिट्टी के बहुत गहराई तक चली जाती है। अब हमारा दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं? बहुत ही ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाएं चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? हिमपात होता है। हिमपात क्या है? तो समझ सकते हैं कि बर्फ का बारिश जो होता है वही हिमपात है। बर्फ का बारिश होना क्या है? हिमपात है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने चित्र 6.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे? देखिए 6.6 में दर्शाए गए वृक्ष को देखिए तो ये क्या है? नीचे से चौड़ी होती होती ऊपर की तरफ जितनी गई है वो पतली होती गई है, पत्तियां भी छोटी होती गई। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष को अन्य वृक्षों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। शाखाएं कैसी होती है? तो तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं।
पत्तियां किस प्रकार होती है, तो सुई की आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। वर्षा का जल एवं हिम बर्फ सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिलते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होती है। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब हमारा है घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरन का चित्र देखिए, चित्र 6.8। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकते हैं। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है? हाँ, उसको शिकार करने में सहायता करती है। उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जंतुओं जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दो ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। बहुत ही विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। कुछ जलीय आवास। पहला क्या है हमारा? समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। मछली के अलावा बहुत सारे समुद्री जंतु हैं जिनका शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो समुद्र की गहराई एवं तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जब वो चलते हैं तो शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उनमें गिल होते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उनमें क्या पाए जाते हैं? तो गिल क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं हवेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। डॉल्फिन और हवेल जैसे जंतुओं में गिल या क्लोम नहीं पाए जाते हैं।
ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जो होते हैं कि नसा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के भी रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? अब क्या है हमारा आगे, तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती माने नज़दीक में किसी तालाब के भ्रमण माने घूमने जाइए। वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियाँ, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें से कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। तलहटी माने जल के अंदर वाली सबसे मिट्टी जो होती है, जहाँ से बेस होता है पानी का, वही क्या होता है, तलहटी होता है। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषक के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। स्थलीय पौधे में जड़ जो होते हैं मिट्टी से जल एवं खनिज पोषक के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां, फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। प्लवन करते ना का मतलब तैरते रहते हैं जल की सतह पर। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है। कुछ पौधे की पत्तियां कैसी होती है, तो संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति नहीं होती। मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है, और जल और स्थल दोनों पर रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे उभयचर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, उभयचर। तो मेढक क्या है, मेढक उभयचर है, जो दोनों स्थानों पर रह सकता है, जल में भी और स्थल पर भी। आगे हम लोग, इसके पश्चपाद माने पीछे के पैर लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार करने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जलायुक्त पाद अंगुलियां होती है। जलायुक्त माने जल से युक्त जो होती है कि अंगुलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने कुछ ही जंतुओं एवं पौधे की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 4 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधे की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधे की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। अब हम हमारा 6.4 हमारे आसपास के जीव हैं। विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक,
एवं काई, मौस वन में पाई जाने वाली विभिन्न जंतुओं के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव सजीव समूहों में बांटिए। जिनमें जीव हो वो सजीव कहलाते हैं, जिनमें जीव न हो वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा चर्चित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। पहेली और बूझो को कविता बहुत मज़ेदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है। मेज और कुर्सी क्या है? सजीव नहीं है। अतः ये न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे सभी जंतु सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। पौधे एवं जंतु क्या करते हैं? समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक अच्छा उदाहरण हैं। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है हाँ, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यकता है, मतलब बहुत ही आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। भोजन जो है कि वृद्धि के लिए आवश्यक है एवं ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सजीव वृद्धि में परिलक्षित होते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। सजीव जो होता है कि वृद्धि में परिलक्षित नहीं होते हैं। परिलक्षित का मतलब होता है कि पहले से ही जो लक्ष्य निर्धारित हो वो क्या कहलाता है? परिलक्षित कहलाती है। तो वृद्धि जो होता है कि वो समय के साथ धीरे धीरे ग्रो करता है। सर्टेन जो होता है कि वो सर्टेन नहीं है। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इससे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। लेकिन हम लोगों में हर समय वृद्धि होती रहती है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाते हैं। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं।
एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं, अपने चारों पौधे जो भी होते हैं कि वो वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियां में हो सकती है। कुछ दिनों एवं कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सजीवों में होती है। वृद्धि जो होते हैं सभी सजीवों में होते हैं, लेकिन वो निश्चित नहीं होती है कि कितना तक वृद्धि होगा। लेकिन हम लोग जब जन्म लेते हैं उससे मृत्यु तक हमारे शरीर में हर रोज वृद्धि होती रहती है। तो सजीवों का एक और मुख्य लक्षण है कि उनमें वृद्धि होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुएं वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो हाँ, सभी सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। क्या आप श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। श्वास लेना श्वसन कहलाता है, श्वसन की क्रिया का हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाता है? तो CO2। और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? तो O2। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? O2 और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2 को हम श्वास द्वारा निष्कासित करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए। विश्राम का मतलब कि जब वो आराम कर रहा हो, रेस्ट की स्थिति में हो, तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। उदर मतलब होता है पेट। यह मंद गति, मंद माने धीमा गति, उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। केंचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में मिले ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? तो गिल के द्वारा वो जल में घुले ऑक्सीजन का अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पौधे श्वसन करते हैं, उनमें मुख्यतः श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो हाँ, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे तथा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्ता नहीं हो जाते। अभ्यस्ता का मतलब कि हम लोग उसको आप नहीं जाते हैं, अभ्यस्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग अपने आँखों को बंद कर लेते हैं। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त
स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण माने बाह्य जो हमारा वातावरण होता है में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाली इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में होने वाली ऐसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त माने जलता कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई को ही हम लोग गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है। छुई मुई या गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है या सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधा का गमला रखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहे। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर का उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर के बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन बोलते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधे में भी उत्सर्जन होता है? तो हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधे में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। उत्सर्जन जो है सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो हाँ। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीर ने घोंसला देखे हैं? वे नीर में अंडे देते हैं। नीर का मतलब हो गया घोंसला में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके एक नए पौधा उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। पौधे
कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? अब हम क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। गुलाब अथवा मेहंदी की धर कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो निराश न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधा बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। सजीव जो है कि किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान, तो प्रजनन की क्रिया द्वारा। प्रजनन की क्रिया किसे कहते हैं? तो सजीव जब अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करता है वो क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। क्या सजीव गति करते हैं? तो हाँ। अध्याय 5 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा अपने शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? तो पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं, उन्हें एक भाग से दूसरे भाग में जाते आते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बांस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं। प्रकृति में विविध प्रकार के माने अलग अलग प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। मृत्यु भी सजीवों के लिए क्या है? एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन करें। जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उनके सदस्यों में प्रजनन होता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण सामान्य रूप में दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु भी होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि होती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? तो नहीं। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीवों में वे सभी लक्षण नहीं एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। सामान्यतः सजीवों में सभी लक्षण पाए जाते हैं, परंतु निर्जीवों में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप में दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, अथवा जीवन के कुछ अन्य
लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल में सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? तो नहीं। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण है जब हम सरलता से नहीं कह सकते हैं कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में आप ना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि जीवों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होती है। श्वसन की क्रिया चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं होता है, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है, जीवन सुंदर है, जीवन सुंदर है। इस तरह से हमारा अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास समाप्त हो गया। इस अध्याय में हमारा सारांश है। सारांश के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं और एक बार और इसके सारांश को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है। पहला बिंदु हमारा है कि किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। दूसरा हमारा बिंदु है कि विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों में के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं। आवास जो है अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय, जलीय में वर्गीकृत किया जाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः हम लोग दो प्रकार में इन्हें बांटते हैं, स्थलीय एवं जलीय आवास। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजाति पाई जाती है। विभिन्न आवासों में सजीवों की विविध प्रजाति पाई जाती है, माने अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती है। पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव जो होते हैं संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। अजैव घटक क्या क्या है? तो चट्टान, मिट्टी, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करती हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण या सजीवों के कुछ सामान्य लक्षण है। वे भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि, गति करते हैं। तो मुख्यतः जो होते हैं कि वो सजीव जो होते हैं श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि, गति एवं भोजन की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमारा अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।